आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत आने वाली धाराओं अर्थात धारा 470 से धारा 531 तक का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है, उसका नाम है मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। यह धारा 407 से शुरू होता है। धारा 407 में बताया गया है सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। धारा 408 में बताया गया है अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। धारा 409 में बताया गया है दंडादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 410 में बताया गया है दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। धारा 411 में बताया गया है मतभेद की दशा में प्रक्रिया। धारा 412 में बताया गया है उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। अगला आता है अध्याय 31। अध्याय 31 के अंदर जो टॉपिक उसका नाम है अपील है। यह धारा 413 से शुरू होता है। धारा 413 में बताया गया है जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना। धारा 414 में बताया गया है परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। धारा 415 में बताया गया दोष सिद्धि से अपील। धारा 416 में बताया गया है कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे अपील न होना। धारा 417 में बताया गया है छोटे मामलों में अपील न होना। धारा 418 में बताया गया है राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। धारा 419 में बताया गया है दोष मुक्ति की दशा में अपील। धारा 420 में बताया गया है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। धारा 421 में बताया गया है कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। धारा 422 में बताया गया है सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। धारा 423 में बताया गया है अपील की अर्जी। धारा 424 में बताया गया है जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। धारा 425 में बताया गया है अपील संक्षिप्त तौर पर खारिज की जाएगी। धारा 426 में बताया गया है संक्षिप्त तौर पर खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया। धारा 427 में बताया गया है अपील न्यायालय की शक्तियां। धारा 428 में बताया गया है अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय। धारा 429 में बताया गया है अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। धारा 430 में बताया गया है अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। धारा 431 में बताया गया है दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। धारा 432 में बताया गया है अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जानने का निर्देश दे सकेगा। धारा 433 में बताया गया है जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के आधार के बारे में समान रूप में विभाजित हो वहां प्रक्रिया। धारा 434 में बताया गया है अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। धारा 435 में बताया गया है अपीलों का उपशमन। अगला आता है अध्याय 32। अध्याय 32 के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है निर्देश और पुनरीक्षण। यह धारा 436 से शुरू होता है। धारा 436 में बताया गया है उच्च न्यायालय को निर्देश। धारा 437 में बताया गया है उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा। धारा 438 में बताया गया है पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। धारा 439 में बताया गया है जांच करने का आदेश देने की शक्तियां। धारा 440 में बताया गया है सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां। धारा 441 में बताया गया है अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति। धारा 442 में बताया गया है उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां। धारा 443 में बताया गया है उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति। धारा 444 में बताया गया है पक्षकारों को
सुनने का न्यायालय का विकल्प। धारा 445 में बताया गया है उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। अब अगला आता है अध्याय 33। अध्याय 33 के अंतर्गत जो टॉपिक उसका नाम है आपराधिक मामलों का अंतरण। यह धारा 446 से शुरू होता है। धारा 446 में बताया गया है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 447 में बताया गया है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 448 में बताया गया है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति। धारा 449 में बताया गया है सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। धारा 450 में बताया गया है न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। धारा 451 में बताया गया है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का हवाले किया जाना या वापस लिया जाना। धारा 452 में बताया गया है कारणों को अभिलिखित किया जाना। अगला आता है अध्याय 34। अध्याय 34 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है उसका नाम है दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। इसके अंतर्गत का पॉइंट है मृत्यु दंडादेश। यह धारा 453 से शुरू होता है। धारा 453 में बताया गया है धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। धारा 454 में बताया गया है उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन। धारा 455 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना। धारा 456 में बताया गया है गर्भवती महिला को मृत्यु दंड का लघुकरण किया जाना। अगला आता है खा पॉइंट। इसके अंतर्गत आता है कारावास। यह धारा 457 से शुरू होता है। धारा 457 में बताया गया है कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। धारा 458 में बताया गया है कारावास के दंडादेश का निष्पादन। धारा 459 में बताया गया है निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। धारा 460 में बताया गया है वारंट किसको सौंपा जाएगा। अगला आता है ग पॉइंट जुर्माने का उद्ग्रहण। यह धारा 461 से शुरू होता है। धारा 461 में बताया गया है जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट। धारा 462 में बताया गया है ऐसे वारंट का प्रभाव। धारा 463 में बताया गया है जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट। धारा 464 में बताया गया है कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन। अगला आता है घ पॉइंट। घ पॉइंट के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध। यह धारा 465 से शुरू होता है। धारा 465 में बताया गया है वारंट कौन जारी कर सकेगा। धारा 466 में बताया गया है निकल भागने से दोष पर दंडादेश का प्रभावशाली होगा। धारा 466 में बताया गया है ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट हैं। धारा 468 में बताया गया है अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। धारा 469 में बताया गया है व्यावर्ती। धारा 470 में बताया गया है दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। धारा 471 में बताया गया है जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना। अगला आता है ड पॉइंट। इसके अंदर टॉपिक उसका नाम है दंडादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण। यह धारा 472 से शुरू होता है। धारा 472 में बताया गया है मृत्यु दंडादेश मामले में दया याचिका। धारा 473 में बताया गया है दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति। धारा 474 में बताया गया है दंडादेश लघुकरण करने की शक्ति। धारा 475 में बताया गया है कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन। धारा 476 में बताया गया है मृत्यु दंडादेशों की दशा में केंद्र सरकार की समवर्ती शक्ति। धारा 477 में बताया गया है कतिपय मामलों में राज्य सरकार का केंद्र सरकार से सहमति के पश्चात कार्य करना। अगला आता है अध्याय 35। अध्याय 35 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध। यह धारा 478 से शुरू होता है। धारा 478 में बताया गया है किन मामलों में जमानत ली जाएगी। धारा 479 में बताया गया है अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी नियुक्त किया जा सकता है। धारा 480 में बताया गया है अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। धारा 481 में बताया गया है अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत।
धारा 482 में बताया गया है गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। धारा 483 में बताया गया है जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां। धारा 484 में बताया गया है बंद पत्र की रकम और उसे घटाना। धारा 485 में बताया गया है अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंद पत्र। धारा 486 में बताया गया है प्रतिभुओं द्वारा उद्घोषणा। धारा 487 में बताया गया है अभिरक्षा से उन्मोचन। धारा 488 में बताया गया है जब पहले से ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। धारा 489 में बताया गया है प्रतिभुओं का उन्मोचन। धारा 490 में बताया गया है मुचलके के बजाय निक्षेप। धारा 491 में बताया गया है प्रक्रिया जब बंद पत्र संपादित कर लिया जाता है। धारा 492 में बताया गया है बंद पत्र और जमानत पत्र का रद्दीकरण। धारा 493 में बताया गया है प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंद पत्र का संपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया। धारा 494 में बताया गया है बालक से अपेक्षित बंद पत्र। धारा 495 में बताया गया है धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील। धारा 496 में बताया गया है कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। अगला आता है अध्याय 36। अध्याय 36 के अंतर्गत टॉपिक है उसका नाम है संपत्ति का बयान। यह धारा 497 से शुरू होता है। धारा 497 में बताया गया है कतिपय मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश। धारा 498 में बताया गया है विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश। धारा 499 में बताया गया है अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। धारा 500 में बताया गया है धारा 498 या 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील। धारा 501 में बताया गया है अपमान लेखीय या और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। धारा 502 में बताया गया है स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। धारा 503 में बताया गया है संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। धारा 504 में बताया गया है जहां 6 मास के अंतर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया। धारा 505 में बताया गया है विनश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। अगला आता है अध्याय 37। इसके अंतर्गत टॉपिक आता है उसका नाम है अनियमित कार्रवाइयां। यह धारा 506 से शुरू होता है। धारा 506 में बताया गया है वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती। धारा 507 में बताया गया है वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। धारा 508 में बताया गया है गलत स्थान में कार्रवाई। धारा 509 में बताया गया है धारा 183 या धारा 316 के उपबंधों का अनुपालन। धारा 510 में बताया गया है आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। धारा 511 में बताया गया है निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। धारा 512 में बताया गया है त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना। अगला था अध्याय 38। इसके अंतर्गत टॉपिक है उसका नाम है कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। यह धारा 513 से शुरू होता है। धारा 513 में बताया गया परिभाषा। धारा 514 में बताया गया परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। धारा 515 में बताया गया परिसीमा काल का प्रारंभ। धारा 516 में बताया गया है कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन। धारा 517 में बताया गया है जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। धारा 518 में बताया गया चालू रहने वाला अपराध। धारा 519 में बताया गया है कतिपय मामलों में परिसीमा काल का विस्तारण। धारा 520 में बताया गया है उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण। अगला आता है अध्याय 39। अध्याय 39 के अंतर्गत टॉपिक का नाम है प्रकरण। यह धारा 521 से शुरू होता है। धारा 521 में बताया गया है सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान ऑफिसरों को सौंपा जाना। धारा 522 में बताया गया है प्रारूप। धारा 523 में बताया गया है उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। धारा 524 में बताया गया है कतिपय मामलों में कार्यवाही मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कर्तव्यों को परिवर्तित करने की शक्ति। धारा 525 में बताया गया है वे मामले जिनमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट
व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हैं। धारा 526 में बताया गया है, विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना। धारा 527 में बताया गया है, विक्रय से संबंध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना। धारा 528 में बताया गया है, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावर्ती। धारा 529 में बताया गया है, न्यायालयों पर अनुच्छेद का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य है। धारा 530 में बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्रवाइयों का किया जाना। धारा 531 में बताया गया है, निरसन और व्यावर्ती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो